नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से। सिमिलरली न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन है, 3 लॉ ऑफ मोशन है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, डिफाइन करता है अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन in a straight line and with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or motion। तो न्यूटन्स लॉ क्या कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, सपोज हमने किसी टेबल पे बुक रखी है या फुटबॉल ग्राउंड पे एक फुटबॉल रखी है, तो वो रेस्ट की पोजीशन में, तो वो तब तक रेस्ट की पोजीशन पे रहेगी, विल रिमेन एट रेस्ट, वो तब तक रेस्ट की पोजीशन में रहेगी, अनलेस, जब तक कि इट इज़ कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, जिसके कारण उसकी पोजीशन, जो रेस्ट की पोजीशन है, वो चेंज नहीं होगी। तो अगर फुटबॉल है वो ग्राउंड पे रखी है, तो वो हमें पता है कि वो तब तक रखी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो वैसी ही रहेगी। सेम केस है हमारा अ बॉडी एट रेस्ट, अ बॉडी एट मोशन, कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, मूवमेंट कर रही है, वो मोशन ही करती रहेगी, वो तब तक मूव करती रहेगी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड भी उसकी सेम रहेगी, स्ट्रेट लाइन में वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, जिसके कारण जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसकी जो मोशन की स्टेट है वो चेंज नहीं, जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब जाके हम उसकी जो मोशन है वो चेंज हो जाएगा। तो सपोज अगर हमने बॉल पे किक मारी है, ठीक है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो वो बॉल पे क्या है, वो चलती ही रहेगी। सिर्फ वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण क्या होती है, क्योंकि सपोज देखिए हमने बॉल पे किक मारी तो हमने कोई फोर्स लगाया है, जब जो अर्थ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर लगा रही है, जो अर्थ के कारण जो फोर्स लग रहा है उस पर फ्रिक्शन का, जब वो फोर्स हमारे लगाए हुए फोर्स से बढ़ जाता है तो वो बॉल स्टॉप हो जाती है। तो अगर हम उस किसी बॉल पे हमने किक मारा है, वो मोशन में है, वो स्ट्रेट लाइन में है और यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कि कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, इसके 2 पार्ट्स हैं, क्या बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी एट मोशन विल रिमेन एट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, तो जब भी आप इसे लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप बाय हार्ट रट लीजिए। तो इससे पहले कि मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल दूं, उससे पहले हम पढ़ेंगे इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपनी बॉडी में चेंज नहीं होना देना चाहती। ठीक है, कि अगर वो रेस्ट में है तो वो नहीं चाहती कि वो मूव करे, और अगर मूव करे तो वो नहीं चाहती कि वो रेस्ट में है। तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है तो जिसके कारण वो रजिस्ट करती है अपनी उस स्टेट को चेंज करना। इनर्शिया जो है वो हमारा मास से रिलेटेड है। हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिस बॉडी में जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी में उतना ज़्यादा इनर्शिया लगेगा। सपोज अगर हमारे पास एक पत्थर रखा हुआ है जिसका शेप और एक बॉल है, उन दोनों का शेप सेम है, लेकिन हमें पता है कि जो पत्थर है उसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसीलिए उस पत्थर को मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा इनर्शिया की ज़रूरत पड़ेगी, और बॉल है उसका इनर्शिया थोड़ा कम हो, उसका मास थोड़ा पत्थर से कम होगा, तो उस बॉल को मूव कराने के लिए हमें कम इनर्शिया की ज़रूरत लगेगी। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं रेस्ट की पोजीशन की, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। तो इसका एक बेसिकली जितने एग्जाम्पल उनमें एक एग्जाम्पल ये ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए एक ग्लास है, उसके ऊपर आपने एक पेपर रखा, उसके ऊपर कॉइन रखा है, तो अगर हम पेपर को मूव कराएंगे, पुश करेंगे, तो क्या है, पेपर तो मूव हो जाएगा लेकिन वो जो कॉइन है वो सीधे क्या है, ग्लास में गिर जाएगा। क्यों गिरता है, क्योंकि जब हमने पेपर मूव कराया लेकिन जो कॉइन है वो पेपर के टच में है, तो अभी उसकी पोजीशन क्या है, रेस्ट में। तो जैसे ही हम पेपर तो हट गया लेकिन क्योंकि वो रेस्ट की पोजीशन में है और उसे कोई बेस नहीं मिलता तो वो सीधे नीचे आके गिर जाता है। सेम ये पैसेंजर, केस ऑफ पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, कि सपोज कीजिए हम बस में बैठे हैं, बस अभी रेस्ट की पोजीशन में है, हम बैठे हैं तो हमारी बॉडी भी क्या है, रेस्ट की पोजीशन में। एकदम से जब बस स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि जो हमारे बॉडी है, क्योंकि वो रेस्ट की पोजीशन में है तो वो एकदम से स्टार्ट होने पे क्या है,
वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को रजिस्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो आगे की तरफ गिर जाती है। सिमिलर केस है हैंगिंग कारपेट। हैंगिंग कारपेट में क्या होता है कि सपोज हमने एक कारपेट टांग रखा है, या जैसे आप लोग घर में बेडशीट भी झाड़ते होंगे तो क्या करते हैं, ठीक है। तो सेम इन द केस हैंगिंग कारपेट है, अगर हम उसको एक स्टिक से बीट करेंगे, यानी उसमें स्टिक से उसकी एक तरीके से पिटाई करेंगे, तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या है, नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम स्टिक से उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसके कारण क्या है, कारपेट जो है मूव करता है, टू एंड फ्रो, फ्रंट साइड एंड बैक साइड मूव करता है। तो उस तो लेकिन जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स है उनकी तो पोजीशन क्या है, स्टेशनरी, वो तो रेस्ट की पोजीशन में है, तो इसीलिए वो क्या है, कारपेट से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। केस ऑफ जंप फॉर मूविंग बस, ठीक है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अगर हम बस से जंप करें, चलती हुई बस से जंप करें, नहीं करना चाहिए क्योंकि वो डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है? क्यों डेंजरस होता है? क्योंकि जो बस है, जब आदमी कोई भी आदमी जब बस से जंप करता है तो वो किसकी, जो बस की स्पीड होती है उसी स्पीड से जंप करता है। तो दोनों के दोनों क्या है, एक रिलेशन में होता है, जब आदमी कोई जंप करता है वो भी और बस भी। तो लेकिन क्या है, अब आदमी जब जंप करेगा तो एकदम से रुकेगा, लेकिन उसकी अपर बॉडी क्या है, वो अभी भी मोशन की स्पीड, मोशन में ही है। तो इसीलिए एकदम से अगर हम जंप करते हैं तो वो क्या है, इंसान नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। ठीक। केस ऑफ फॉल साइडवेज, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हम जब कोई चीज़ चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, तो जब बस टर्न करती है तो हम लोग भी क्या हैं, जिस डायरेक्शन में बस टर्न करेगी हम उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, हम भी उसी डायरेक्शन में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, बस स्ट्रेट जा रही है तो हमारी बॉडी भी स्ट्रेट है, जैसी बस टर्न करेगी तो हमारी जो बॉडी है वो भी क्या है, स्ट्रेट में ही मूव कर रही है। तो टर्न करने पे हमें थोड़ा सा जर्क लगता है, थोड़ा झटका लगता है और हम साइड की तरफ गिर जाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल एक ही जैसे हैं, तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल ढंग से याद कर लीजिएगा। बाकियों में थोड़े चेंजेस होंगे, थोड़े कहीं पे वैल्यू उनकी, कहीं पे नेम चेंज होगा, कहीं पे पैसेंजर होगा, कहीं पे बॉल होगी, इस तरीके से हो सकता है। तो इनको आप क्लियरली ढंग से याद कर लीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप उन्हें लिख लीजिएगा।